तो स्टार्ट करते हैं आज इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 2 और टॉपिक क्या चल रहा था, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, चार्ज के बारे में पढ़ लिया था कि चार्ज क्या होता है ना, कितने टाइप के चार्जेस होते हैं, है ना। और क्या सीख लिया था हम लोग ने, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, ये सब बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग ने कर लिया था। एंड अभी हमारे पास एक कंक्लूजन दिमाग में है कि चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की, है ना। इसके बेसिक टू टाइप्स होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव। हर क्लास में इस बार हम लोग क्या करेंगे, वी विल कंक्लूड समथिंग, कि याद रहे कि इतनी चीज तो याद होनी ही चाहिए, ठीक है। आज हम लोग ने क्या सीखा था, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम या फिर एम्पियर सेकेंड। फिर हम लोग ने प्रैक्टिकल यूनिट्स पढ़ी थी, क्या था, एम्पियर आवर, है ना। एम्पियर आवर को कूलम में कन्वर्ट किया, कितना आया था, 3600 कूलम। तो एक आपको आइडिया लग गया कि इसमें से हम लोग को शॉर्ट टर्म में इतना डेटा लिखना चाहिए था, ठीक है। फिर 1 फैराड वाला क्या था, 96,500 कूलम, राइट। इस तरीके से एक डेटा बना करके लिख लिया करो एक पन्ने में, एक शॉर्ट साइड में, हो गया। इतना लेक्चर 1 पढ़ा, ये कंक्लूजन है, राइट। अभी हम लोग एक डिस्कशन मोड में थे कि आपको यहाँ पर जो चार्ज है ना, अब इसको एक्सपेरिमेंट कैसे करें। तो इसका एक एग्जांपल चल रहा था कि हम एक बैलून ले सकते हैं, जो रबर का बैलून होता है वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है, बिकॉज वो नॉन कंडक्टिंग होता है। क्या, रबर पे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है ना। तो नॉन कंडक्टिंग से क्या समझ में आता है अपने को, नॉन कंडक्टिंग से ये समझ में आता है कि कोई भी नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट के पास न्यूट्रल होता है, मतलब कि चार्ज उसके पास टोटल क्या होता है, जीरो। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, ये तो मोटा मोटा समझ में अपने को आता है ना। और उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, मतलब कोई भी चीज एक्सेस में नहीं है। वहीं पर अगर हम मेटल यानी कि कंडक्टर की बात करें तो उसके पास क्या होता है, उसके पास हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि बॉन्ड मेकिंग में काम नहीं आते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बॉस। अगर वो फ्री बोल रहा हूं तो इसका मतलब फ्री है ना, घूमने के लिए सरफेस के ऊपर। इन फ्री इलेक्ट्रॉन की मदद से कभी भी आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, राइट। ये हमें बहुत पहले 10th क्लास में बताया गया था। कंडक्टर्स क्या होते हैं भाई, हमेशा क्या होता है भाई, लो रेजिस्टेंस होता है, चार्ज आसानी से उसके सरफेस से फ्लो हो सकता है, मोटा मोटा ये बात हमें पता है, ठीक है। अब इस जो एक्सपेरिमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक कुछ पेयर्स हैं, ठीक है। कि आपको पता है कि देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो इस टेबल के अंदर क्या लिखा हुआ है कि मेथड ऑफ चार्जिंग, पहली बात ये सीख लीजिए कि किसी भी बॉडी को चार्ज करने के क्या क्या मेथड हैं। जिसमें सबसे पहला मेथड क्या होता है, बाय फ्रिक्शन। क्या, बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब आप जानते हो, रब कर दें, है ना। किसी भी चीज को ऐसे, इस पेन को मैं अपने सर पे रब करूंगा तो चार्ज ट्रांसफर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फ्रिक्शन से, हाँ, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट हम लोग यही कर सकते हैं, पेपर वाला, हाँ, है ना। पेन से कर सकते हैं, प्लास्टिक की कोई भी चीज उससे कर सकते हैं, ठीक है। अभी करेंगे। तो कह रहे हैं कि फ्रिक्शन कैसे, अगर हम किसी बॉडी को रब करें, मतलब दो बॉडीज को रब करें, एक बॉडी को विद अनदर बॉडी, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर। तो क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा बॉस, तो एक बॉडी पे डिफिशियंसी होगा और एक पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। समझ में आ रहा है ना। ऑब्वियसली एक बॉडी से उठ के अगर दूसरे बॉडी पे जाएंगे, जहां जा रहे हैं वहां पर एक्सेस हो जाएगा, जहां से जा रहे हैं वहां पर डिफिशियंसी हो जाएगी, है ना। तो जब डिफिशियंसी होगी तो कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, और जब एक्सेस हो जाएगा तो कौन सा चार्ज आएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग दो एग्जांपल यहां पर लिख सकते हैं, एक बॉडी ए हो गई, एक बॉडी क्या हो गई, बी। तो इसका मतलब है यहां से उठ करके इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से क्या कर रहा है, जंप कर रहा है इनटू बी, जिससे कि क्या हो रहा है, एक गया तो एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, फिर एक और चला गया तो फिर एक और पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है। और छोटे छोटे पॉजिटिव चार्ज मिलकर के क्या बना देंगे, टोटल एक, हम कह देंगे कि एक अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। जब मान लो 10 कूलम रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। तो 10 कूलम किससे बना, स्मॉलेस्ट जो आपके n मल्टीपल्स है, मैंने बताया था इंटीग्रल मल्टीपल, है ना, ऑफ ई बोला गया था ना, प्रोटॉन बोला था ना आपका इलेक्ट्रॉन बोला था, बिकॉज वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा था, राइट, कि वो उससे मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो इस पे क्या आ जाएगा, इस पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा। एक केमिस्ट्री में टर्म यूज करते हैं, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, है ना।
वो पार्शियल वर्ड का क्या मतलब, बहुत छोटा चार्ज है, बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड का नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है, और सारे कंबाइन होकर के एक बड़ी मैग्नीट्यूड बना रहे हैं, राइट। मोटा मोटा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो इतना समझ में तो आ रहा है कि जंपिंग होगी तो इधर से जाएगा, इधर खाली हो जाएगी जगह, तो क्लियरली वैकेंसी जहां होती है या फिर डिफिशिएंसी होती है वहां पर पॉजिटिव एक्सेस। वेरी गुड, चलो फिर ये हो गया, समझ में आ गया। अब बात करते हैं कुछ पेयर्स यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे ग्लास रॉड को अगर कभी भी सिल्क क्लॉथ से हम क्या करें, रब करें, एक रॉड ले लें और उसको कपड़े से ऐसे से रब करें, राइट, तो उस कपड़े के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और रॉड के ऊपर, इसका मतलब है कि रॉड से इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं किसके ऊपर, सिल्क क्लॉथ के ऊपर, राइट, ये क्लियर होना चाहिए। फिर अगर हमने वुलन क्लॉथ ले लिया, ठीक है, स्वेटर्स होते हैं ना हमारे पास ऊन से बना हुआ कुछ भी, उसको अगर रबर शू या फिर एम्बर या फिर प्लास्टिक ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये प्लास्टिक से बना हुआ है, रब करेंगे तो प्लास्टिक ऑब्जेक्ट कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव, और वुलन, समझ में आ रहा है, ड्राई हेयर और कॉम तो है नहीं, ये पेन से काम चला लें, है ना, तो अगर हम कभी करेंगे, इसका मतलब क्लियर है कि ड्राई हेयर क्या करेगा, ये जो बाल है ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगा, है ना, और ये जो पेन है या फिर कॉम, इसको आप इमेजिन करो, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, यानी कि इस पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो जब हम लोग एक पेपर के टुकड़े को लेते हैं तो वो किसको अट्रैक्ट करता है, इसका मतलब पेपर के ऊपर पॉजिटिवली पोलैरिटी आती होगी, वही पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट, समझ में आ रहा है कुछ कुछ। तो लो एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं फटाफट, हम लोग पेपर लाओ, हाँ वही करें, यही करके और यहीं पे चेक करें, है ना, चलो देखें एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है कि नहीं। ओ ये तो फेल हो गया, अब सर थोड़ा देर तक नहीं, पेन दो अपनी प्लास्टिक वाली, थोड़ा सा और मेहनत करें फिर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, है, बाल बचे ना बचे, हाँ उठ तो रहा है देखो, है ना, लेकिन इसको और मेहनत करनी पड़ेगी। तेल किसने लगाया है, तेल किसने लगाया, हम तो नहीं लगाते तेल, देखो ये, हाँ ये हो गया एक्सपेरिमेंट पूरा, ये देखो, इसका मतलब क्या है, हमने क्या सीखा, देखो यहाँ पे क्या था कि जो प्लास्टिक का आपका ऑब्जेक्ट है वो कौन सा, मतलब पेन कौन सा चार्ज ले रहा था, ये नेगेटिव चार्ज, और वुलन क्लॉथ तो है नहीं, हमने किसे यूज किया, ड्राई एयर हमारा जो है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज हो गया, और आपका जो ये कॉम की जगह क्या यूज किया, पेन यूज किया, वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। अभी अगर हमने इस पेपर के साथ एक्सपेरिमेंट किया, पेपर को अट्रैक्ट कर पाया, तो ये क्या था, ये ऑब्वियसली आपका नेगेटिवली चार्ज था, तो पेपर पे पॉजिटिव चार्ज की पोलैरिटी होगी, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर हम लोग ने एक्सपेरिमेंट भी करके देख लिया कि दो बॉडीज को रब करते हैं, यानी कि फ्रिक्शन करने से भी चार्जिंग होती है, तो एक मेथड सीख लिया, दैट इज बाय फ्रिक्शन वी कैन चार्ज टू बॉडीज, ठीक। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दोनों बॉडी को कांटेक्ट में ले आना कंपलसरी है, अगर कांटेक्ट में नहीं आएगा तो फ्रिक्शन ही नहीं होगा और इम्पॉसिबल, ठीक है। तो विदाउट कांटेक्ट भी क्या पॉसिबल है, यस इट इज पॉसिबल, वो आगे चल के दिखेंगे, और उसको क्या कहते हैं भाई, चार्जिंग बाय इंडक्शन, क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की, किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और लास्ट जो टाइप है वो कौन सा टाइप होता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक, कंडक्शन सबसे आसान होता है। फोन चार्ज करते हैं ना हम लोग, कैसे करते हैं, हमें दो बॉडीज को फिजिकली टच कराना पड़ता है एक दूसरे से, जिससे कि वो चार्ज हो रहे, लेकिन हमने रबिंग नहीं करी। एक कंफ्यूजन होता है कि जो चार्जिंग बाय आपका कंडक्शन है, ठीक है, कंडक्शन वाला जो केस है उसमें हम ये सोच लेते हैं कि जो आपका फ्रिक्शन है और कंडक्शन सेम होता है, नहीं, फ्रिक्शन में दो बॉडी तभी चार्ज ट्रांसफर करती हैं जब उनको क्या करते हैं हम लोग, रब करते हैं, नहीं तो अगर ऐसा हो, सिल्क क्लॉथ रखा है, आप रॉड लेकर रख दोगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, आप रब करोगे, जैसे कि आपने अभी देखा, जब मैंने पेन को बस 2-3 बार ऐसे रब किया अपने बालों में, तो वो चार्ज नहीं हुआ, और वो इतना सफिशिएंट चार्ज नहीं था कि वो इस पेपर को अट्रैक्ट कर सके। जब मैंने थोड़ी देर तक करा रब, उसके बाद ही वो वर्क करना स्टार्ट हुआ, इसका मतलब है फ्रिक्शन नहीं होगा तो चार्जिंग नहीं होगी। बट इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन एक बॉडी ऑलरेडी चार्ज होती है, आप उसके कांटेक्ट में आएंगे, तुरंत आपके बॉडी पर भी चार्ज ट्रांसफर हो जाएंगे। बाद में सीखेंगे, बिकॉज द रीजन इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा, ठीक, और जितना कम चार्ज होगा उतना कम पोटेंशियल होगा। मोटा मोटा समझो पोटेंशियल ऐसे कि
खूब पढ़ करके आया हुआ बच्चा, एग्जामिनेशन में उसका अच्छा पोटेंशियल है कि वो 90 मार्क्स स्कोर करे, और एक बच्चा एक रात पहले पढ़ के आया है, तो उसका ये पोटेंशियल हो सकता है कि वो पास हो जाए, 60 नंबर आ जाए या 70 आ जाए। तो यही वो बच्चा है जो कहेगा देखो इसने पूरे साल पढ़ाई करी और इसके 90 आए और मेरे देखो एक दिन में। हाँ, तो फिर वो यही मोटिवेट करेगा, उससे इन्फ्लुएंस हो जाएगी पूरी जनता, कहेगी एक ही रात पहले पढ़ेंगे, है ना। तो एक्चुअली डिफरेंस वही होता है, आखिरी के जो 20 नंबर होते हैं वही डिफरेंस होता है नॉलेज का। तो उस पे ले जाते हैं, ये समझ में हमें आ गया कि पोटेंशियल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मोटा मोटा समझ में आ रहा है। जिसके पास चार्ज ज्यादा नॉलेज ज्यादा, इसका मतलब वो ज्यादा पोटेंशियल पे है। अब यही बात हो गई कि अब वो जो पूरे साल पढ़ने वाला बच्चा है उससे कोई अगर हिंट मांगेगा एग्जामिनेशन हॉल में या सवाल पूछेगा तो हाई चांस कि वो कुछ बता दे। एक रात पहले पढ़ने वाला बच्चा तो ऑलरेडी सब भरा पड़ा है, दिमाग खराब है, कुछ मत पूछो अभी लिख रहे हैं, है ना, निकल जाएगा, है ना, हमारे दिमाग से ना निकल जाए, तो वो कभी बताएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, कभी उल्टी गंगा नहीं बह सकती, रीजन उसके बाद है ही नहीं, है ना। तो जैसे आप फिजिकली कांटेक्ट में आते हैं तो जिसके पास ढेर सारा चार्ज है वो क्या करेगा, ठीक है ले लो जाओ, भूखे मर रहे हो ले जाओ। अब वो कब तक होता रहेगा, जब तक जितना इसके पास नॉलेज है, यानी कि जितना चार्ज है और इसके पास चार्ज ही नहीं है, तो वो उतना ही देगा जितने में ये सरवाइव कर सके। ऐसा कर सकता है कि चलो ठीक है तुम्हारे पास 0 है तो हम 50-50 कर लेते, 51 तो नहीं कर सकता ना। तो मैक्सिमम चार्ज कितना फ्लो हो सकता है, तो चार्ज तभी तक फ्लो होगा जब तक दोनों बॉडीज पर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज, जैसे ही इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज हो जाएगा वैसे ही कंडक्शन रुक जाएगा। इसका मतलब चार्जिंग बाय कंडक्शन इट इज क्वाइट क्लियर कि जैसे ही दो फिजिकली बॉडी कांटेक्ट में आती हैं तो दोनों पर बराबर चार्ज हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल ये न्यूमेरिकल के लिए बता रहा हूं, जो भी बता रहा हूं ये सीधे न्यूमेरिकल में यूज होता है कि कहते हैं कि एक बॉडी थी, इस पे चार्ज प्लस क्यू था, एक अनचार्ज्ड बॉडी रखी हुई थी, उसको हमने उससे टच करा दिया, तो कहेंगे पहले कूलम्स फोर्स दोनों के बीच में क्या है, दोनों में लगने वाला जो बल है उसको कहते हैं कूलम्स फोर्स, ठीक है, वो कितना होगा। और बाद में जब उसको टच करके हटा दिया, फिर से दूरी से रख दिया, मान लो हमने कहा कि 1 मीटर दूरी पर रखा हुआ है और हमने क्या किया, उसको टच कराया और फिर से 1 मीटर दूरी पर रख दिया, तो पहले तो एक के पास ही चार्ज था दूसरे के पास, लेकिन बाद में क्या होगा, अब फोर्स होगा या नहीं होगा, समझ में आया। तो अंडरस्टैंडिंग क्या है, कंडक्शन जो प्रोसेस है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो हम लोग उस क्वेश्चंस में करते क्या है, उस क्वेश्चन का सीधा सीधा है कि जैसे ही देखो अनचार्ज है मतलब टोटल चार्ज इज 0, दो बॉडीज के बीच में जब चार्ज होगा तभी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। अगर मेरे पास ही चार्ज है, तुम्हारे पास कोई चार्ज नहीं, तुमसे में कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन हमसे ही तुम लेकर के चले गए, मेरे पास भी उतना ही चार्ज है, तुम्हारे पास भी चार्ज है, तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, है ना। इसका मतलब अब हमारे बीच में एक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। अब मुझे पसंद नहीं आएगा यार, ये तो हमसे ही पढ़ा है और मेरे बगल में कोचिंग खोल लिया है ना, मेरी बात समझो। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल स्टेट हो रहा है इसमें, क्योंकि मैं ही आपको वो नॉलेज दे रहा हूं और आप आकर के बगल में कोचिंग खोल ली है ना, प्रश्नोत्तर पार्ट 2 है ना 2.0। तो इस तरीके से वहां से एक रिपल्शन आने लगेगा, राइट। तो ये हो गया आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन का प्रोसेस। फिर से आते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, क्योंकि ये दोनों तो बहुत आसान थे, फ्रिक्शन भी आसान था, कंडक्शन भी, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर ना रबिंग होगी ना कोई फिजिकल कांटेक्ट होगा, फिर भी हम दूसरी बॉडी को, एक अनचार्ज बॉडी को किसी एक पोलैरिटी के साथ छोड़ के जाएंगे, यानी कि उसको चार्ज कर देंगे। इसी प्रोसेस कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चलिए इसको पढ़ते हैं अच्छे से। इसके अंदर देखिए, अगर कोई एक चार्ज बॉडी है, ठीक है, उसको किसी न्यूट्रल बॉडी, क्या बोला मैंने, किसी न्यूट्रल बॉडी के पास लेकर के आते हैं, ठीक, जैसे कि मैंने बोला वो रबर का बलून, वो एक न्यूट्रल बॉडी है जिसके ऊपर क्या है, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव। एक दो चीजें, चलो एक और चीज एडिशनल बता रहा हूं, ये एक्स्ट्रा है। किसी भी पता है इंसुलेटर को अगर तुमने कुछ चार्ज दे दिया तो उससे चार्ज वापस लेना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कंडक्टर की तो प्रॉपर्टी होती है आप उसको टच करोगे तो वो ट्रांसफर कर देगा, लेकिन इंसुलेटर चार्ज को छोड़ता नहीं, वो अपने सरफेस पे पड़े रहने देगा, कहेगा हम नहीं देंगे वापस।
तो उससे ये एक्सपेरिमेंट जब भी होता है तो इसमें मेजॉरिटी टाइम्स ये फेल होता है, इसलिए ठीक है होता है, बताएगा। अगर आप टच कर दो एक रबर के बलून को, अगर आपने बार बार टच कर दिया, पहले आपने हाथ रब किया या कहीं पर भी किसी चार्ज सरफेस को टच किया, आप तो कंडक्टर हो, फटाफट चार्ज आपके हाथ पर आ जाएगा। अब आप जाकर के उस रबर के बलून को टच कर दो तो क्या होगा, फिर अब वो एक चार्ज बॉडी की तरफ चला गया, तो उसके पास कुछ एक पोलैरिटी आ जाएगी, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अब अगर आप वही सेम रॉड को लेकर के जाओगे तो या तो अट्रैक्ट होगा या फिर वो रिपेल होगा, जबकि जब उसके पास नेट चार्ज 0 है तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये एक्सपेरिमेंट तभी सही होगा पहले आपका जब वो न्यूट्रल वाला फेज चले, ठीक है। और वही जब आप किसी एक ऐसे बलून जिसके ऊपर एक मेटल की सरफेस लगी हो, सिल्वर कलर का आता है, उसको यूज करोगे तो उसको आप पहले चार्ज कर दोगे, उसके बाद वो बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट बनेगा। आप जब ले जाओगे नेगेटिवली चार्ज रॉड तो वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, और जब पॉजिटिवली लेके जाओगे तो वो रिपेल होगा। समझ में आ रहा है? तो ये एक वेरिफिकेशन करने का एक तरीका होता है। तो यहाँ पर वही बात लिखा हुआ है कि जो चार्ज बॉडी है हमेशा वो क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी अपोजिट चार्ज को। किसको? अपोजिट। अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो क्या करेगी, निगेटिव को अट्रैक्ट करेगी, और अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव को रिपेल भी करेगी, ठीक। तो यहाँ पर कह रहे हैं किसके ऊपर प्रेजेंट है, ये न्यूट्रल बॉडी के ऊपर। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस वन साइड ऑफ द न्यूट्रल बॉडी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, व्हाइल द अदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसी प्रोसेस क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कोई बाहरी जो है चार्ज बॉडी आई बिना कांटेक्ट किए, मान लो इस क्लासरूम को डिस्टर्ब करना है तो इस क्लासरूम में लेकिन एंट्री अलाउड नहीं जब तक हम हैं, है ना। कोई गेट पर खड़ा होकर के आपको इशारे कर रहा है, जब हम पीछे से करके लिख रहे हैं तो वहां इशारा कर रहा है, आधी जनता पीछे देख रही है ना। तो ये क्या है, ये एक इन्फ्लुएंस क्रिएट हुआ। क्या हुआ, एक बाहरी जो कि हमारी क्लासरूम के अंदर नहीं है, तो मैं उसको कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरा कमांड क्लास में, क्लास के बाहर मेरा कमांड नहीं। तो अब वहां से वो इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है इनसाइड द क्लासरूम विदाउट इंटरिंग द क्लास। क्लास में इंटर किए बिना वो क्या कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, ये प्रोसेस होता है इंडक्शन। क्या होता है, इंडक्शन। तो ये जो रॉड है, ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड एक न्यूट्रल बॉडी के पास आती है, जिसके पास न्यूट्रल बॉडी का फिगर कैसा होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव। इस तरीके से ये पूरा बैलेंस रहेगा कि नहीं रहेगा, जितने पॉजिटिव उतने, है कि नहीं। इवन नंबर रखने की कोशिश करना, ये तो थोड़ा ऑड हो गया, 3, हाँ नहीं है तो इवन ठीक है, 6 है तो 3 इधर हो जाएंगे 3 उधर हो जाएंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव और नेगेटिव की संख्या बराबर है, ठीक। ये एक्चुअल ऐसा होता है न्यूट्रल, यानी कि मैं कह सकता हूं प्लस क्यू और माइनस क्यू का जब सम होगा तो क्या आएगा, ठीक। टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज 0। लेकिन जैसे ही एक चार्ज बॉडी आएगी या फिर चार्जिंग बॉडी आएगी जिसके पास क्या बच्चे, ढेर सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, वो क्या करेगा, सारे नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। जरा नेक्स्ट फिगर देखो कैसा बनेगा। तो यही सेम बॉडी है, अब हमें पता है इसके पास एक लिमिटेड सरफेस एरिया है, तो क्योंकि मैक्सिमम रिपल्शन किसके ऊपर लगेगा, पॉजिटिव के ऊपर, तो हम चाहेंगे जो बच्चे मुझसे नहीं पढ़ना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली मुझसे रिपेल होंगे, मुझसे दूर भागेंगे। तो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, सबसे दूर कहाँ बैठ सकते हैं, क्लास के बाहर नहीं जा सकते, तो कितना दूर बैठ जाए, है ना। मेरी बात समझो, समझ में आ रहा होगा, है ना। तो वो क्या होगा, रिपेल होगा, लेकिन क्लास के बाहर नहीं जा रहे। उनका देखो ये भी है कि एक सीट पर 2 से 3 लोग बैठ सकते हैं मैक्सिमम, ठीक। उतने ही बैठेंगे, उससे तो नहीं बैठ जाएंगे। तो अब क्या होगा, ये है लेकिन सब चाइनीज मतलब सब एक जैसे, मतलब बराबर एक दूसरे के बीच में रिपल्सन है और बराबर ही क्या है आपका, उनकी ताकत है। समझ में आ रहा है। तो अब इससे क्या होगा कि ये सारे के सारे 6 जो पॉजिटिव चार्ज हैं, जो पहले पहुंच गया वो सबसे कोने में बैठा है। अब एक जगह तो आपकी ऑक्युपाई हो गई, अब जो दूसरा बंदा जाएगा उसके बगल में बैठेगा, तो यहां बैठ गया। फिर इसी तरीके से इस साइड भी जगह है, तो एक ने इस तरफ पकड़ लिया, ऊपर बैठ गया। इस तरीके से करते करते ये क्या हो जाएगा, एक साइड में सारे इकट्ठा हो गए, ठीक। अब जिनको खूब समझ में आता है फिजिक्स,
इंटरेस्ट भी है पढ़ने में, वो क्या करेंगे, पहली सीट पकड़ेंगे। जैसे जितने ज्यादा आगे बैठ सकते हैं बैठेंगे, तो क्या हो जाएगा, फिर से निगेटिव चार्ज, फिर निगेटिव 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 निगेटिव, और ये हो गया आपका एक और निगेटिव। समझ में आया फिगर? अब यही सेम फिगर कहाँ बना हुआ है, लेकिन क्या अभी भी बच्चों की संख्या बढ़ गई या घट गई? कुछ नहीं हुआ सर, जितनी थी उतनी ही है, बस अरेंजमेंट बदल गया। क्या ये अब चार्ज बॉडी कहलाएगी? बिल्कुल नहीं कहलाएगी, ये अभी भी न्यूट्रल ही है, क्योंकि जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव। ठीक, वेरी गुड, ये भी हो गया आपका। तो चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर अनचार्ज बॉडी, स्टेप नंबर 1, जिससे क्या हुआ, एक इन्फ्लुएंस क्रिएट हुआ, रिपल्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज एक साइड हो गया और नेगेटिव सबसे क्लोज जितना आ सकता है उतने क्लोज आ गया। आफ्टर दैट जब हमने चार्जिंग बॉडी को फिर से क्या किया, एज इट इज रखा और न्यूट्रल में कुछ चेंजेस करें। मैंने कहा कि इन बच्चों को नहीं पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा है नहीं, फिर भी मान लेते हैं, ठीक, तो कुछ बच्चों को नहीं पढ़ना है, एकदम वो है कि फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे, चाहे हम जो है हमेशा ठेला लगाएं सड़क पे, नहीं पढ़ेंगे। अब नहीं पढ़ेंगे, ठेला लगाना पसंद है तो मोदी जी तो कहते हैं चाय बेचो, है ना, हेलो फ्रेंड्स, चाय बेचो, है ना, तो वो भी किया जा सकता है, दैट इज आल्सो ए गुड बिजनेस। आजकल तो एमबीए चाय वाला जान ही रहे हो, है ना, और बिल गेट्स से कौन मिल लिया तो आजकल पढ़े लिखे लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। तो हमने क्या किया, हमने कहा गेट धीमे से खोल दो, और जब हम घूमेंगे तब एक एक कर करके तुम लोग धीमे धीमे उठ जाना, हमको पता ही नहीं चलेगा ये कौन कहाँ गया। तो जैसे गेट, यहाँ पर गेट का मतलब क्या हो, मैंने एक रास्ता प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, मैंने एक वायर को धरती माता से कनेक्ट कर दिया, और धरती माता क्या है, इनफाइनाइट, इतना बड़ा कैपेसिटर है वो, कि वो सारे के सारे चार्ज को एब्जॉर्ब कर सकता है, या जितने चार्ज चाहिए उतने उससे तुम ले सकते हो, ठीक है। तो क्या हुआ, रिपल्सिव फोर्स तो था ही, लेकिन अब वो बेचारे इस सरफेस से कूद नहीं पा रहे थे, तो उनको एक हमने गेट दे दिया, ओपनिंग दे दी, जहां से रिपल्सिव फोर्स तो है ही, तो इनको ऑलरेडी कोई पुश कर रहा है, और सोचो गेट में सब लोग खड़े हुए हैं और झटके से गेट खोल दो तो क्या होगा, सब धड़ा गिर जाएंगे ना। तो वैसे ही जैसे यहाँ पर एक ओपनिंग तुमने लगाई तो क्या होगा, ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज निकल जाएंगे, ठीक है। क्यों नेगेटिव क्यों नहीं गया, आप पूछ सकते हो, तो नेगेटिव क्यों नहीं गया, क्योंकि उसको पता ही नहीं गेट खुला है, वो तो एकदम मंत्रमुग्ध होके पढ़ाई कर रहा है बढ़िया से, है ना, उसकी सारी निगाहें कहाँ है, इधर, और पॉजिटिव चार्ज जो रिपेल हो रहे थे उनकी निगाहें कहाँ थी, गेट पर, ठीक, गेट खुला, वो गायब हो गया, इनको तब भी पता नहीं चला। अब उसके बाद हमने धीमे से गेट बंद भी करवा दिया, तो ये बेचारे जब तक ये देखेंगे पीछे तब तक दुनिया बदल चुकी होगी, अभी इनको लग रहा है सब कुछ पीछे सब बैठे हुए हैं और हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ, अब हम चले गए, हमने कहा हो गई क्लास, चलो अब कल मिलते हैं। अब ये बेचारे खाली हो गए, नेगेटिव चार्ज, कह रहे अरे ये तो पूरी सीट खाली है, तो ये क्या करें, कब्जा कर रहे हैं, है ना, फटाफट सब जगह फैल के, क्योंकि अब क्या, अब ये सब चाइनीज है, एक दूसरे को बिल्कुल, वैसे तो जब तक टीचर तो शांति से बैठे हैं, वैसे कोई किसी को पसंद नहीं करता, और सबको चाहिए कि हमको जितनी एरिया मिल जाए। तो रिपल्सिव फोर्स, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो ये एक दूसरे क्या करने लगे, रिपेल करने लगे। और अब क्या हो गया, सब इक्वी डिस्टेंट, एक वर्ड है इक्वी डिस्टेंट, मतलब बराबर दूरी पर क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जिससे कि ये जो बॉडी थी, जो कि एक न्यूट्रल बॉडी थी, वो अब क्या बन गई, एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी बन गई। समझ में आया कि नहीं आया? क्या किसी ने कोई फिजिकल कांटेक्ट किया? आंसर इज नो। बस एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करके हमने यहां पर एक न्यूट्रल को क्या बना दिया, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो अगर यहाँ ये चार्जिंग बॉडी नेगेटिव होती तो यहाँ कौन चार्ज होता, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी प्रोसेस कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। समझ में आ गया? ओके, तो यहाँ पर पूरा पढ़ देते हैं। हेंस इंडक्शन इज फेनोमेनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। पहले ये वर्ड का मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब रीअरेंजमेंट, ठीक, ऑफ चार्ज वेयर व्हेन एनी अदर चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर इट। याद रखना यहाँ कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इससे ज्यादा क्लियर इसमें कुछ हो भी नहीं सकता है। आई थिंक ये आपको क्लियर है, ये आप कर सकते हो, ठीक है। बोर्ड्स में अगर पूछ दिया मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है, चार्जिंग में इंडक्शन क्या है, तो यू हैव टू ड्रॉ ऑल दिस फिगर्स, स्टेप वाइज आपको लिखना पड़ेगा। पैराग्राफ ऑलरेडी बहुत अच्छा लिखा हुआ है, जस्ट कॉपी पेस्ट, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़ जाएं। चलिए, ये कुछ
कंक्लूजन है वो देखो, जब भी हम इंडक्शन करते हैं तो यहाँ कुछ चीजें आपको नोट करनी चाहिए। जैसे इंड्यूसिंग बॉडी ना ही चार्ज को गेन करती है ना ही चार्ज को लूज करती है। क्यों? क्योंकि ना वो कांटेक्ट में आया था ना उसका कोई मतलब है, ठीक, वो बस आया था इन्फ्लुएंस क्रिएट करने। मैंने कहा ना क्लास के बाहर से वो इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है, क्लास में कभी एंट्री नहीं किया तो उसका कुछ नुकसान या फायदा हुआ ही। The nature of induced charge is always opposite, ये मैंने बताया था अभी कि अगर पॉजिटिवली चार्ज होगा इंड्यूसिंग बॉडी तो नेगेटिव चार्ज होगा आपका जो चार्ज बॉडी होगा, और अगर वही नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव। इंड्यूस्ड चार्ज कैन बी लेसर और इक्वल टू इंड्यूसिंग चार्ज। कह रहे हैं कि मैक्सिमम कितना चार्ज हो सकता है किसी बॉडी के ऊपर, तो वो जितना भी इंड्यूसिंग बॉडी थी, जैसे मान लो मैं इंड्यूसिंग बॉडी हो गया, मेरे पास 10 कूलम का चार्ज था, ठीक है, तो वो 10 कूलम का ही मैक्सिमम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। आगे कह रहे हैं इंडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन बॉडीज। कहां पर? बॉडीज पे ही होता है, इधर कंडक्टिंग हो या फिर नॉन कंडक्टिंग, एंड नॉट इन पार्टिकल। पार्टिकल बहुत ही स्मॉल होते हैं, है ना, उस पे ये चीजें पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पे अर्थिंग कहां लगाओगे, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन पार्टिकल पे तुम अर्थिंग लगा लोगे, तुम उस पर कांटेक्ट कर पाओगे, तुम्हें ये नहीं पता उसका एरिया कितना है ना, उसका साइज कितना है, तो इतनी स्मॉल साइज पे ये पॉसिबल एक्सपेरिमेंट नहीं है। इसलिए कभी भी इंडक्शन पार्टिकल्स पे नहीं होता, सिर्फ बॉडीज पे होता, चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे वो नॉन। ठीक है, ये हो गया आपका मेथड ऑफ चार्ज। अब लास्ट जो है आपका नोट्स के लिए कंडक्शन पढ़ा दिया है, लेकिन देख लो। तो इसमें मैंने आपको बताया था क्या है कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाय कांटेक्ट, यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कांटेक्ट होना चाहिए, और इसे कहते हैं कंडक्शन। इफ अ चार्ज बॉडी पुट इन कांटेक्ट विद अनचार्ज बॉडी, द अनचार्ज बॉडी बिकम्स चार्ज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। ठीक है, यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर आपका जो चार्ज बॉडी होता है वो हमेशा कुछ चार्ज लूज करता है, ऑब्वियसली उसके पास ज्यादा चार्ज था, उसमें दे दिया तो उसका घट गया ना। और जो चार्ज बॉडी जो चार्ज गेट बाय द अनचार्ज बॉडी इज ऑलवेज लेसर देन इनिशियल चार्ज प्रेजेंट ऑन द चार्ज बॉडी। मेरे पास अगर 10 चार्ज थे, ठीक है, अब मैंने तुम्हें 5 दे दिए, तो मेरे पास कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 5 ही तो आएंगे। तो ये 5 हमेशा कम होगा या ज्यादा होगा? जो आपका चार्ज बॉडी के चार्ज हैं कम ही होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि मैं 10 के 10 दे दूंगा तुमको, ठीक। तो इसीलिए आगे कह रहे हैं फ्लो ऑफ चार्ज डिपेंड्स अपॉन द, ये मैंने सिखाया ना, पोटेंशियल डिफरेंस। जब तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक कोई चार्ज फ्लो या फिर कंडक्शन प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, आगे पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल, ये भी सिखा दिया। जिसके पास ढेर सारा चार्ज उसका पोटेंशियल ज्यादा, जिसके पास कम चार्ज उसका पोटेंशियल कम। व्हाइल नेगेटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम लोअर टू, तो हायर पोटेंशियल किसको माना जाता है? हायर पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव चार्ज को माना जाता है, लोअर को हमेशा नेगेटिव। अब नेगेटिव हमेशा कहां जाएगा भाई? माइनस कहां से कहां जाएगा? ये प्लस की तरफ, इसीलिए कहते हैं इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम लोअर टू। ठीक है, चलिए, इसमें कुछ भी कंफ्यूज होने लायक नहीं है, बस उसको सुनते जाओ। अब ये आपका समरी है। सबसे ज्यादा काम की चीज क्या है? समरी। समरी से क्या होगा? जितना भी आपने पढ़ा है उसकी एक नोट्स आपके लिए बनी बनाई तैयार। यहाँ क्या है? चार्ज डिफर फ्रॉम मास इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट। मतलब कहने का ये है कि क्या क्या क्राइटेरिया है जिससे कि आप डिफरेंशिएट कर सकते हो किसको? चार्ज को और मास को। ऐसा यूनिट क्या होती है? चार्ज इज डिराइव्ड बाय फिजिकल क्वांटिटी व्हाइल द मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? चार्ज बताओ ना। Q इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी। तो देखो ना, यहाँ फंडामेंटल है, तो दो फंडामेंटल क्वांटिटी मिलकर के किसी क्वांटिटी को बनाती है, तो क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट होगी वो भी क्या होगी? डिराइव्ड यूनिट होगी। और मास तो खुद में ही डिफाइंड है, तो वो कैसा है? फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, चार्ज हमेशा कंजर्व होता है लेकिन मास नहीं। अब तुम ज्यादा खाना खाने लगो, बाकी जानते हो क्या होगा? चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, विदाउट मास, बट मास एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। चार्ज आर ऑफ टू टाइप। कैसे होते हैं? मास
सिर्फ अभी देखा सुना है -10 किलो का है नहीं ना, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। और मूविंग चार्ज बॉडी वो रिलेट कर पाई वो। और मूविंग चार्ज बॉडी मास इंक्रीजेस व्हाइल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। अरे अभी तो थोड़ा बहुत हम दिख रहे हैं, नहीं तो पहले हम इनविजिबल हुआ करते थे, हम छोटे थे तो हम जो है माइनस में ही आते थे। कपड़ा पहन लेते थे तो जैसे लगता है हैंगर, लंबे हो गए थे और पतले दुबले थे, तो हम फील कर सकते हैं माइनस में मास कब होता है। तो मेरा तो था माइनस में। नहीं तुम तो तब भी ठीक हो। ठीक है। ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज रिपल्शन। याद रखना यही वाला पॉइंट जरा सा ध्यान से, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि कूलम्ब फोर्स में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो 9th क्लास में जो ग्रेविटेशन पढ़ा था उसमें एक फॉर्मूला पढ़ा था ना कि दो बॉडी होती है, इसका मास, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, दोनों के बीच में दूरी r मान लेते थे। तो कहते थे ग्रेविटेशनल लॉ के, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से उस फोर्स की वैल्यू होगी कैपिटल G, क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, मतलब पूरे ब्रह्मांड में कैपिटल G की वैल्यू सेम रहती है। वो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, कैपिटल G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r²। और कहते क्या थे कि हमेशा ये दोनों बॉडी एक दूसरे को इक्वल और अपोजिट अमाउंट ऑफ फोर्स से अट्रैक्ट करती है। वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, अट्रैक्ट। तो वो तो हमेशा अट्रैक्ट करती है, तो अब वो भी अट्रैक्ट कर रही है। और अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को देखेंगे वो भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या हम लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो कहते हैं कि सबसे यूनिक बात क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपेल नहीं करता है एक दूसरे को। क्या नहीं करता। तो लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है यानी कि कूलम्ब फोर्स जो होता है वो रिपल्शन भी कर सकता है। तो हम लोग रिपल्शन से चेक कर सकते हैं कि क्या ये ग्रेविटेशन है या फिर अभी भी नहीं समझ में आया होगा। पता है क्यों? तुम्हें लग रहा होगा कि ये बेफिजूल की बातें कर रहे, कोई मतलब इसका नहीं है। तो अब आपको जो हम बोलने जा रहे हैं वो ध्यान सुनना, क्योंकि तुमने अगर प्रॉपर्टीज पढ़ी है मुझसे तो पता होगा कि हम क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि जब भी आप किसी भी चार्ज की बात करोगे वो मास पे ही होगा, तो तुम ग्रेविटेशनल फोर्स को एलिमिनेट नहीं कर सकते दो बॉडीज के बीच में। यानी कि अगर मैंने बोला कि Q1 और Q2 दो चार्ज हैं, उनके बीच की दूरी r है, तो तुम्हें क्या लिखना चाहिए, एक्चुअल में दो मास होंगे m1 m2, उनके बीच की दूरी r ही होगी और उनके ऊपर Q1 Q2 चार्ज बैठे होंगे। तो सेम टाइम पर ये क्या हो गया, देखिए YouTube कहां से आया है, अरे हैक हो गया। नहीं तो इसको बंद करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं घूम रहा होगा, रेंज में आ गया होगा, इसका वाईफाई ऑन रहता है ना। चलिए छोड़िए, वापस से आते हैं, नहीं तो तुम लोग YouTube पे क्या देख रहे होते पता नहीं। तो मैं क्या बता रहा था यार, बहुत अच्छी चीज। हाँ तो हाँ वही बात हो गई। दो चार्ज अगर Q1 Q2 है तो मैंने अभी बताया था प्रॉपर्टी के हिसाब से कि कभी भी चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब एक नया पॉइंट ऑफ व्यू में मिला कि एक्चुअल में यह जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये यहाँ पर Q1 लिखा हुआ है, यहाँ पर Q2 लिखा हुआ है। फिगर में तो हमें दिख रहा है इनके बीच की सेपरेशन r है, लेकिन हम भूल जा रहे हैं ये चार्ज किस पे लाई कर रहा होगा, किसी मास m1 पर। तो सेम टाइम पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो रहा होगा जब हम कूलम्बियन फोर्स की बात यानी कि कूलम्ब्स लॉ की बात कर रहे होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे होंगे। इसीलिए इसमें कंफ्यूजन ना हो जाए, इसीलिए कहते हैं कि रिपल्शन से आप चेक कर सकते हो कि दोनों बॉडीज में अगर रिपल्शन हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से हो सकता है, ग्रेविटेशन का कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, नॉट अट्रैक्शन, एज अट्रैक्शन कैन टेक प्लेस बिटवीन अ चार्ज एंड एन अनचार्ज्ड बॉडी और बिटवीन टू सिमिलर चार्ज्ड बॉडीज। ठीक, पर नॉन रिलेटिविस्टिक, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, व्हेन स्पीड इज वेरी वेरी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, चार्ज पार्टिकल स्पेसिफिक चार्ज q इनटू m, चार्ज का चार्ज की मैग्नीट्यूड इनटू अगर मास से मल्टीप्लाई करें, ये हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया? q इनटू m क्या है,
कांस्टेंट। चार्ज कैन बी डिटेक्टेड एंड और मेजर्ड, कह रहे हैं चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप या फिर इलेक्ट्रोमीटर। जानते हो गोल्ड लीफ के बारे में? कोई जानता है? सर वो जो एक एक्सपेरिमेंट। चलो देखो, ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, इससे कैसे पता चलता है, ये सब आपको बता देता हूं मैं फटाफट। देखो, एक चैम्बर होता है पहले तो, ठीक है, एक चैम्बर होता है जो कि वैक्यूम सील्ड होता है, ठीक है। मैंने क्या बोला? वैक्यूम सील्ड। क्यों बोला? क्योंकि आपका वैक्यूम सील्ड इसलिए जरूरी है, कोई भी आपका सराउंडिंग अफेक्ट ना कर दे हमारे एक्सपेरिमेंट को। तो एक चैम्बर के अंदर एक रॉड होती है, क्या होती है? रॉड को भी यहाँ पर सील कर देते हैं, ठीक है, ताकि किसी प्रकार का आपका इंसुलेशन मतलब कि कोई चार्ज ट्रांसफर ना हो जाए। सिर्फ उसका एक टिप होता है, उसका एक टिप होता है जो कि मेटल से ओपन होता है, उसको आप टच करोगे बार बार, जिससे कि जो उसका एंड्स होते हैं यहाँ पर दो आपके पतले पतले लेयर्स होते हैं, किसके? गोल्ड से बने हुए। किसके? गोल्ड से बने हुए, ठीक है। ऐसे आपके दो, बहुत छोटा फिगर है ना इसलिए बन नहीं पा रहा है, बनाते हैं, बन जाएगा, परेशान। ठीक है, आप ये समझ लो, ये एक हो गई आपकी लीफ और एक ये हो गई लीफ, ठीक है। अब देखो सिंपल, दो टर्मिनल, दो उंगलियां ऐसे हो गई, ठीक। अब मैंने यहां से क्या किया? यहां से पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर किया बाय यूजिंग, वही हो गया, एक्सपेरिमेंट किया। रॉड आपकी अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा? रबर के लिए, रबर केस में क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो अब हमने करा, ठीक, माफ करना, ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज होती है, सिल्क क्लॉथ नेगेटिव। तो ग्लास रॉड मैंने लिया, उसको सिल्क क्लॉथ से रब किया और ले जाकर के इस पे टच करा दिया। इसे क्या हुआ? कंडक्टर है, फटाफट चार्ज को एक्सेप्ट कर लेगा। तो आफ्टर जो एक्सेप्टेंस ऑफ चार्ज क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ इस एंड तक आएगा, ठीक। बाकी सब जगह क्यों नहीं कुछ हो रहा है? क्योंकि वो एक ही बॉडी पर है, तो उसके बीच में रिपल्शन नहीं दिखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्या करेगा? ये रिपेल करेगा ना, तो ये लीव्स एक दूसरे से क्या हो जाएंगी? तो सबसे पहला स्टेप होता है कि लीव्स को नॉन पोलैरिटी के साथ चार्ज करिए। पहला स्टेप क्या होता है इस एक्सपेरिमेंट का? कि नॉन पोलैरिटी के साथ आप क्या करेंगे? चार्ज करेंगे। ये इनके बीच की दूरी है जो कि रिपल्शन को रिप्रेजेंट करती, ठीक। अब एक अननोन चार्ज बॉडी को लिया जिसका चार्ज हमें, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता करना है हमें कि जो बॉडी है अननोन चार्ज के साथ वो कौन से पोलैरिटी की है, वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। अब अगर हमने जो दूसरी अननोन बॉडी लेकर के आते हैं, उसको टच कराते हैं, तो मान लो उसकी कोई भी पोलैरिटी होगी, हमें नहीं पता। अगर वो नेगेटिवली चार्ज होगा तो क्या करेगा? वो सारे पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देगा, या तो अगर उसके पास सफिशिएंट चार्ज होगा तो जितना भी हमने चार्ज किया, मान लो ये 10 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ 20 कूलम का नेगेटिव चार्ज था, तो ये नेगेटिव पहले क्या होगा? सबसे पहला स्टेप, पहले ये 10 कूलम को जीरो करेगा। तो व्हाट वी विल ऑब्जर्व कि पहले ये दोनों लीव एक दूसरे के करीब आ रही, न्यूट्रल हो गई, एकदम करीब आ जाएंगी, स्टैटिक हो जाएंगी। उसके बाद जब वो अगला जो आपका -5 कूलम मिलेगा, तो बोलने वाले हो गए दिमाग में -10 कूलम मिलेगा। तो मैंने क्यों -5 बोला? मैंने कहा -20 कूलम था मेरे पास, तो 10 कूलम तो खत्म हो गया न्यूट्रल करने में। उसके बाद अभी सिखाया था कंडक्शन में, क्या सिखाया था? कि मैं उतना ही दूंगा जितना मुझे, जब तक तुम्हारा बराबरी ना हो जाए। तो अब इस 10 का आधा करोगे तो कितना आएगा? समझ में आया? और मैं फिर ये तब तक इसको कांटेक्ट में रखूंगा जब तक ये पहले तो करीब आएगा। तो जैसे करीब आया मैं जान गया कि ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, फिर भी मैं वेट करूंगा इसको चेक करने के लिए। जब ये एकदम इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, जब बॉडी अनचार्ज थी, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर से वापस दूर जाने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और नेगेटिवली चार्ज हो गया यानी कि फिर से रिपल करेगा एक दूसरे को, तो वापस से ऐसे स्टेट में जाएगा। तो हम कहेंगे इट इज वेरीफाइड दैट द बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज। समझ में आया कि नहीं आया? और इस तरीके से आप गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से पता कर सकते हैं कि बॉडी कौन से पोलैरिटी की है। समझ में आया? ये है आपका एक्सपेरिमेंट। आगे बढ़ जाएं? चलिए नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम लोग कूलम्ब्स लॉ। मैंने आपको समझाया कि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा। मतलब ये 1 है, ये 2 है, तो क्या होगा भाई?
फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू एंड फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। और फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आया? नोटेशन छोड़ो, रिपल्सन समझ में आया कि रिपेल करेगा, ठीक है ना? चलो, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी मान ली हमने, r। तो कूलम्ब साहब ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो एक इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट मतलब छोटा इलेक्ट्रिक चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। उन्होंने कहा कि जो फोर्स होगा उनके बीच का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीपल की, ठीक है? और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मैंने कितना डिस्टेंस लिया, r, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कितने हो गए, r², ठीक है? एक्ट्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो मैंने जब इन दोनों कनेक्ट किया तो इसी लाइन के अलोंग मैंने इसीलिए फोर्स दिखाया कि जो भी लाइन तुम ज्वाइन करोगे, शॉर्टेस्ट जो डिस्प्लेसमेंट वाली लाइन होती है ऑलवेज क्या होती है, वो स्ट्रेट लाइन होती है। तो उनको जो कनेक्टिंग लाइन होगी हमेशा उसी लाइन के अलोंग फोर्स होगा। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे दिखा दूं फोर्स कहीं हवा में जा रहा है, मतलब किसी डायरेक्शन जा रहा है, वो हमेशा कनेक्टिंग लाइन यानी कि जो उनके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसी लाइन पर लाई करेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ठीक है? समझ में आ गया? आगे तो कंसीडर द 2 पॉइंट्स, जैसे मैंने ले लिया Q1 Q2, ठीक? यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है, ठीक? तो यहाँ पर देखिए प्लस चार्ज ले लिया, ठीक? यहाँ पर माइनस प्लस चार्ज ले लिया, ठीक है? तो जो आपका मैंने एक्सप्रेशन पहले लिख दिया, अगर उसको हम इक्वल टू के फॉर्म में लिखेंगे व्हाट विल गेट, k Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो देखो, तो यहाँ पर हम लोग ने ये चीज सीख ली। ये फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिपल्सिव फोर्स होता है लाइक चार्जेस के बीच में, और एक रिप्रेजेंट कर रहा है अट्रैक्टिव फोर्स होता है अनलाइक चार्जेस के बीच में, ठीक है? बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि दोनों के बीच जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, बट दे विल बी ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। क्या होंगे, इक्वल और अपोजिट होंगे, यही तो बताया। तो अगर Q1 Q2 पे लगाएगा उसकी वैल्यू भी k Q1 Q2 अपॉन r² होगी, Q2 Q1 पे लगाएगा उसकी वैल्यू भी k Q1 Q2 अपॉन, इसीलिए मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट, ठीक? अब इनके बीच जो k होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक बेटा? अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹9। अब यूनिट कैसे निकली, तो यूनिट निकालना बहुत आसान है। तो k का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू r² अपॉन Q1 Q2। फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, r क्या होगा SI में, मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 क्या, कूलम इनटू कूलम, दैट इज कूलम स्क्वायर। देन व्हाट इज द डायमेंशन, तो डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन ऑफ k। तो k का डायमेंशन कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए न्यूटन का हो जाएगा अपना mLt-2 मीटर स्क्वायर यानी कि L2, और चार्ज क्या होता है, Q = I × T, तो दैट इज एम्पियर सेकेंड, ठीक? तो ये जाएगा, अब कूलम स्क्वायर में हो जाएगा AT² या फिर A2T2, ऊपर करेंगे तो L² × L कितना हो जाएगा, L3। T-2 था, यहाँ से T-2 आएगा कितना, -4, और A-2 +2 पर आएगा तो -2 बन जाएगा। तो फाइनल डायमेंशन विल बी T-4 A-, ठीक है? ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का डायमेंशन। फोर्स का जानते ही हो, फोर्स का क्या होगा भाई, न्यूटन, तो न्यूटन ही होगा, तो जाएगा mLt-, ठीक है? क्या हुआ, ठीक है? काटा दो। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अभी जो हम लोग ने पढ़ा है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड, मतलब फोर्स की कितनी वैल्यू होगी ये निकालना आ गया। लेकिन हमें ये नहीं पता डायरेक्शन कैसे, क्योंकि ऑब्वियसली फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड डिफाइन किया, इससे न्यूमेरिकल्स नहीं हल होने वाले हैं। हाँ, न्यूमेरिकल में मैग्नीट्यूड पूछेगा तो आपका अच्छा फॉर्मूला है, लेकिन अगर डायरेक्शन की बात होगी वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, और उसमें हम लोग को वेक्टर अलजेब्रा यूज करना पड़ेगा। मैं भी बता देता हूँ 11th का क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो अगली क्लास में क्या रिवाइज करके आएंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है?
वेक्टर्स का एडिशन कैसे करते हैं, दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पॉलीगन लॉ इज वेरी रेयर, बहुत ही मुश्किल से पूछा जाएगा, लेकिन पढ़ लोगे तो आपको अच्छा रहेगा। नहीं आएगा तो ये दोनों आता रहेगा, तो मैं आपको हमेशा ट्रिक बता चुका हूँ, एक बार में 2 सॉल्व करो, जो भी रिजल्ट नहीं आता उसको तीसरे के साथ कर लो, ठीक है, तो उससे भी आंसर आ ही जाता है। ठीक, इतना पढ़ के आएंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर वेक्टर पूरा नहीं पढ़ना चाहते हो तो बस एक टॉपिक, दैट इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आना चाहिए हम लोग को, और क्या आना चाहिए, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर, बस इतना पढ़ लेंगे तो कूलम्स लॉ से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल पॉसिबल हैं वो सारे हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस हैं वो सारे हो जाएंगे, बस इतनी नॉलेज से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में और कंटिन्यू करेंगे इस सेशन को। थैंक यू।